हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, जैसा कि पिछले लाइव में हम लोगों ने वादा किया था कि एक सीरीज शुरू करेंगे, वेबिनार सीरीज सक्सेस के नाम से। और उसमें आपके एक एक टॉपिक पर हम लोग लाइव लेंगे, मैं भी और हमारे बाकी टीम के टीचर्स भी। तो आज बच्चों मैं हाजिर हूँ उसके पहले टॉपिक के साथ। और बच्चों, टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम हमारे टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते। तो शुरू करें बच्चों। ये एक मिसलीडिंग टर्म है जितना मेरी समझ है। टाइम को कौन मैनेज कर पाया आज तक। टाइम को तो हम क्या ही मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट से मतलब होता है सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बोलचाल में कहने वाली बात है, बाकी टाइम मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों ने करना क्या होता है, खुद का मैनेजमेंट करना होता है। तो आज का टॉपिक एक्चुअली टाइम के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ मैनेजमेंट पर है। तो बच्चों, टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक एक को डिटेल में समझाते हैं। टी का यहां मतलब टारगेट से है। आई का मतलब इंटेलिजेंस से है। एम मीन्स मैनेजमेंट एंड ई स्टैंड फॉर, ई से मेरा मतलब है एनर्जी। तो टारगेट, इंटेलिजेंस कोशेंट, मैनेजमेंट और एनर्जी, एक एक करके इन चारों एंगल पर बच्चों बात करते हैं। बच्चों, आपने नाम सुना होगा रमेश चंद्र डागर का। सोनीपत हरियाणा से हैं और हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब नाम से इनका ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये नाम मैं क्यों इसको रेफरेंस में ले रहा हूँ, इन्वायरमेंटल इश्यूज में एक हेडिंग थी, अगर आपने पढ़ा हो, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। याद करो बच्चों, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें बच्चों क्या पढ़ा था हम लोगों ने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कि ये बंदा एक तो खेती करता है, एग्रीकल्चर, दूसरा डेयरी का भी काम है, तीसरा कंपोस्ट का भी काम है, चौथा बायोगैस का भी काम है। कुल मिलाकर बहुत सारे कामों की एक सीरीज है और वो सारे काम सभी इंटर रिलेटेड है, सभी आपस में जुड़े हुए काम हैं। मैं कोई रहस्य नहीं बना रहा हूं, अभी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत सारे काम वो रमेश चंद्र डागर वाला क्लब कर रहा है और वो सारे काम एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सब इंटरडिपेंडेंट टास्क हैं। थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं इसको। जैसे बच्चों, एग्रीकल्चर में जो वेस्ट निकला, जो वेस्ट, वो चला गया किसको? डेयरी को।
एज ए रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर में जो वेस्ट निकला वो एज ए रॉ मटेरियल यूज कर लिया गया डेयरी में, जानवरों ने वो चारा खा लिया। डेयरी में जो वेस्ट निकला वो चला गया एज ए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर को, एज ए रॉ मटेरियल बायोगैस प्लांट को। ये पता चला एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकला था वो डेयरी को गया एज ए रॉ मटेरियल, और डेयरी में जो गोबर वगैरह जो वेस्ट मटेरियल है वो कंपोस्ट बनाने के लिए चला गया, बायोगैस बनाने के लिए चला गया, एग्रीकल्चर में चला गया। ऐसे ही बायोगैस प्लांट से जो वेस्टेज निकला वो एज ए फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में चला गया। तो कुल मिलाकर बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये ओवरऑल जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जीरो वेस्टेज पर है। जीरो वेस्टेज। अगर आपको 100% प्रोडक्टिविटी चाहिए तो दो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज्यादातर लोग क्या करना है उस पर फोकस कर लेते हैं, लेकिन बच्चों आपको दोनों एंगल पर बराबर फोकस करना है। क्या करना है इस पर भी फोकस करना होता है, और क्या नहीं करना होता है इस पर भी फोकस करना होता है, इक्वल फोकस करना होता है। तो क्या नहीं करना चाहिए इस पे ज्यादा फोकस है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बच्चों अगर जीरो वेस्टेज पर हम काम कर लेंगे तो प्रोडक्टिविटी के लिए काम करने की अलग से जरूरत ही नहीं है। 100% प्रोडक्टिविटी की तरफ हम अपने आप ही आगे बढ़ जाएंगे इफ वी आर वर्किंग फॉर जीरो वेस्टेज। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही सिखाया जा रहा है कि कुछ भी वेस्ट ना हो। एग्रीकल्चर से जो वेस्ट निकले वो एज ए रॉ मटेरियल प्रोसेस नंबर 2 में यूज हो जाए। प्रोसेस नंबर 2 से जो वेस्टेज निकले वो एज ए रॉ मटेरियल प्रोसेस नंबर 3 में यूज हो जाए। 3 से जो वेस्टेज निकले वो प्रोसेस नंबर 4 में एज ए रॉ मटेरियल यूज हो जाए। कहीं से कोई भी वेस्टेज हो वो वेस्ट ना हो, वो एज ए रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाए। तो ओवरऑल इस पूरे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में जो कामों का जो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क था, इसमें से नेट अगर बात करें तो वेस्टेज होगा ही नहीं। और अगर वेस्टेज नहीं होगा तो 100% प्रोडक्टिविटी अपने आप आएगी। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला फंडा है, या यूं कहें कि टाइम को सेंटर में रखते हुए जो हम खुद का मैनेजमेंट करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। किस कॉन्सेप्ट के? जीरो वेस्टेज वाले कॉन्सेप्ट के। बच्चों थोड़ा और आगे चलते हैं। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये चार तरीकों से अचीव होता है। पहला जो तरीका है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो पॉकेट में या पर्स में डेली एक पर्चा रख लेते हैं। वो चेकलिस्ट होती है कि आज शाम तक उनको कौन कौन से काम कंप्लीट करने। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, ये चेकलिस्ट बनाने वाला इसे कह सकते हो कि ये टाइम मैनेजमेंट का जनरेशन 1 स्ट्रेटजी है। टाइम मैनेजमेंट की जनरेशन 1 स्ट्रेटजी क्या है? बहुत सारे अच्छे और बड़े बड़े लोगों को या तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि वो डेली सुबह जब भी अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपना रूटीन शुरू करते हैं, तो उनके पास एक पूरे दिन भर के कामों की एक चेकलिस्ट होती है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जनरेशन 1 फॉर्मूला है, जनरेशन 1 स्ट्रेटजी है चेकलिस्ट बनाने ला डेली बेसिस पर। एक और
तरीका है कि आपने देखा होगा कि कैलेंडर में मार्क कर लेते हैं लोग। ये नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजी है, इसको आप बोल सकते हो जनरेशन 2 स्ट्रेटजी है ये टाइम मैनेजमेंट की। चेकलिस्ट में तो केवल हम डेली बेसिस पर जो हमें काम करने होते हैं वही हम उनको समायोजित कर पाते, उनको इंटीग्रेट कर पाते। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी नंबर 2 है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनरेशन 2 स्ट्रेटजी, जनरेशन 2 फॉर्मूला, ये कैलेंडर और डायरी वाला कॉन्सेप्ट है। कैलेंडर और डायरी वाला कॉन्सेप्ट जनरेशन 1 से एडवांस लेवल का है, क्योंकि ये जो जनरेशन 1 स्ट्रेटजी है ये केवल और केवल एक दिन के कंट्रोल्ड वर्किंग के लिए है। लेकिन ये जो जनरेशन 2 स्ट्रेटजी है ये कैलेंडर और डायरी वाली है। अब कैलेंडर और डायरी आप समझ रहे हैं ना, ये चेकलिस्ट से आगे का स्तर है, क्योंकि हम इसमें केवल एक दिन को ही कंट्रोल नहीं करते, फ्यूचर डेज, फ्यूचर मंथ्स को भी हम बुक कर लेते हैं कि इस दिन हमें ये काम कंप्लीट करना, इस दिन हमें ये करना। तो कैलेंडर और डायरीज मेंटेन करते हैं, ये बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा। एक और स्ट्रेटजी आजकल चल रही है, ये लेवल 3 की है, ये 1, ये 2, ये 3। ये कह सकते हो कि ये जो आजकल चल रहा है, आजकल बच्चों क्या चल रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है कि लेवल 2 से भी नेक्स्ट लेवल का है। क्या मैनेज होता है आज की डेट में? अगर बात करें, ज्यादातर अगर आप देखोगे टाइम मैनेजमेंट की बातें, तो ये थर्ड से मैच करेगा। और थर्ड में क्या है? शेड्यूलिंग होती है प्रायोरिटीज की। किसकी? प्रायोरिटीज की शेड्यूलिंग है। हम अपनी प्रायोरिटीज को शेड्यूल कर लेते हैं, प्रायोरिटीज को शेड्यूल कर लेते हैं। अपने जो काम है, अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है, जो भी काम है, उनको उनकी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम प्लान कर लेते हैं कि ये कब खत्म करना, या आज खत्म करना, या कल करना, या परसों करना, या उसके अगले दिन करना। शेड्यूल कर लेते हैं, प्रायोरिटीज को शेड्यूल कर लेते हैं। मैं तीनों लेवल पहले आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं। ये वाला जो है लेवल 1, जो डेली सुबह पॉकेट में हम रख लेते हैं कि आज शाम तक हमें ये काम कंप्लीट करना है, ये कैलेंडर और डायरी वाला कॉन्सेप्ट है। ये लेवल 2 का कॉन्सेप्ट है, जनरेशन 2 कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट का। और ये जो शेड्यूलिंग है प्रायोरिटीज की, ये लेवल 3 है, ये जनरेशन 3 प्लान है टाइम मैनेजमेंट का। इन तीनों में मैं थोड़ा थोड़ा उसको इलेबोरेट भी करता हूं। ये केवल एक दिन का कंट्रोल्ड टास्क है, एक दिन की कंट्रोलिंग है। ये आगे तक की कंट्रोलिंग है, ये भी आगे तक की कंट्रोलिंग है। लेकिन 2 और 3 में डिफरेंस ये है कि 2 में टास्क कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर वेटेज इसको नहीं दिया गया। उसकी लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पढ़ते हो कि हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, उसी तरह का है ये लेवल 2 प्लान। लेवल 2 का जो तौर तरीका है टाइम मैनेजमेंट का, इसमें सभी कामों को लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कामों को वेटेज नहीं दे रहे हैं, उसको देख नहीं रहे हैं कि कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अर्जेंट है, कितना क्या प्रायोरिटी लेवल है। तो जब हम कामों में प्रायोरिटीज भी सेट कर लेते हैं तो वो थर्ड लेवल का है। और बच्चों, मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको लेवल 4 का तरीका बताऊं टाइम मैनेजमेंट का। लेवल 4 में चेकलिस्ट जैसी एक्यूरेसी होगी हमारे अपने दिन के कामों पर, लेवल 2 जैसी प्लानिंग होगी फ्यूचर की। ये कैलेंडर और डायरी वाला कॉन्सेप्ट भी उसमें इंक्लूड होगा। प्रायोरिटीज भी सेट होंगी, लेकिन उससे भी थोड़ा सा इंप्रूव्ड हो, एडवांस हो। क्योंकि मैं एज ए टीचर ही नहीं, एज ए फादर, एज ए सिटीजन, एज ए एम्प्लॉय, एक समग्रता में बात कर रहा हूं आपसे।
बहुत सारे रोल एक साथ हम लोग प्ले करते हैं, केवल एज ए टीचर नहीं, बहुत सारे रोल हमने प्ले करने होते हैं। और हर जगह, चूंकि ये लाइफ की फंडामेंटल विषय है, तो ये हर जगह कहीं ना कहीं अप्लाई होता ही रहता है। तो मैंने जो व्यक्तिगत तौर पर देखा है, जो पर्सनली महसूस किया है, कि ये जो तीनों है ना, मैं केवल प्रोडक्टिविटी वाइज बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत रिजिड है और उसमें फ्रीनेस नहीं है, रिलैक्सेशन नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बंधा बंधा सा महसूस होता है। और जब हम बंधन महसूस करते हैं तो आप जानते हो कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्वालिटी भी खराब होती है और क्वांटिटी भी खराब होती है। जितना ज्यादा बंधन होता है दिमाग पे, उतनी प्रोडक्टिविटी में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटता है। तो लेवल 4 कोशिश करता हूं मैं कि आज लेवल 4 का टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं बच्चों। लेवल 4 के टाइम मैनेजमेंट में मैंने बिगनिंग में लिखा था बच्चों, 4 चीजें डिस्कस करनी है अपने को। ये 4 चीजें, T फॉर टारगेट, I फॉर इंटेलिजेंस, M फॉर मैनेजमेंट एंड E फॉर एनर्जी। ये चारों का क्या रेलेवेंस है टाइम मैनेजमेंट में, एक एक करके मैं इलेबोरेट करता हूं। और जब ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन उम्मीद करेंगे कि ये लेवल 4 का टाइम मैनेजमेंट का कुछ कुछ फॉर्मूला शेप ले रहा है। शुरू करते हैं बच्चों। पहला, T फॉर टारगेट। तो बच्चों ये समझना होगा कि टाइम मैनेजमेंट हमें करना ही क्यों है, या हमें टाइम के कॉन्टेक्स्ट में खुद को मैनेज करना ही क्यों है। तो सबसे पहली बात आती है टारगेट की, कि हमें गोल बनाना होगा, हमें गोल सेट करना होगा। और जब हम एक गोल सेट कर लेंगे, उसके बाद ही हमें जरूरत पड़ती है इस तरह की बिहेवियर की, इस तरह के कंट्रोल्ड और रिफाइंड बिहेवियर की, जिसमें टॉप पर आता है टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, गोल सेट करना है। और गोल जो सेट होते हैं ना, वो बच्चों मेरे हिसाब से 3 तरह से गोल सेट करना चाहिए। पहला, आप ईयरली बेसिस पर गोल सेट करो। दूसरा, मंथली बेसिस पर गोल सेट करो। और तीसरा, वीकली बेसिस पर गोल सेट करो। 3, पहला, ईयरली बेसिस पर गोल सेट हो कि हमें इस साल पूरे 12 महीने में ये अचीव करना है, इतना तो मिनिमम अचीव करना है हमें इन 12 महीनों में। और केवल सिलेक्शन नहीं, मैं केवल एक रोल की बात नहीं कर रहा हूं, एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर या एज ए एम्प्लॉय या एज ए हस्बैंड या एज ए कंपोजिट वे में बात कर रहे हैं। तो हमें एज ए फादर इस एक साल में ये अचीव करना है, या हमें एक अच्छे बेटे होने के नाते एज ए सन, एज ए डॉटर, हमें इस एक साल में ये अचीव करना है। हर रोल के लिए, क्योंकि आपका कोई भी रोल का फेल्योर किसी दूसरे रोल की सक्सेस उसको कवर नहीं कर पाएगी। एंड ऑफ द डे, एक रोल में अगर हम फेल होते हैं तो हम टोटलिटी में भी फेल होते हैं। ठीक है, वो लग सकता है टेम्परेरली कि हम इस वाले एंगल पर बड़े कामयाब हैं, लेकिन ये एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, और परमानेंट सेटिस्फैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देगा। परमानेंट सेटिस्फैक्शन तभी आएगा जब हम हर फ्रंट पर, हर रोल में सक्सेसफुल हो। और हर रोल में हम सक्सेसफुल हो, उसके लिए यह जरूरी है कि हम अपना हर रोल के लिए ईयरली टारगेट बनाएं, हर रोल के लिए मंथली टारगेट बनाएं, और हर रोल के लिए हम वीकली टारगेट बनाएं। वो छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम अपने हर रोल के लिए ईयरली, मंथली और वीकली टारगेट्स बनाएं। ईयरली टारगेट्स
अगर आप बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो बच्चा नीट के लिए आया है या जेई की तैयारी कर रहा है, उसके पास ये ईयरली गोल तो रेडी है कि हमें इस साल नीट में ये वाला मेडिकल कॉलेज चाहिए, या जेई में हमें ये वाला इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, या ये एनआईटी चाहिए। मंथली गोल आपको बनाने हैं और वीकली गोल तो जान है पूरी इस पूरे प्रोग्राम की। बच्चों, आपने अगर गौर किया हो तो मैंने डेली वाला गोल नहीं बोला है, इसको मैंने कंसीडर नहीं किया है। फिर वही बात, ये डेली गोल अगर हम बनाएंगे तो वो लेवल 1 वाली प्लानिंग है, और अपन लोग बात कर रहे हैं लेवल 4 प्लानिंग की, जो लेवल 3 से भी ऊपर का हो टाइम मैनेजमेंट। तो डेली गोल्स के लिए नहीं बोला है, 3 तरह के गोल्स बनाने को बोले हैं, एक ईयरली, एक मंथली और एक वीकली। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ईयरली गोल आप सबका बच्चों सेट होता है कि हमें नीट करना है और लगभग 12 महीने का समय आपको मिलता है। यहां पर मंथली गोल और वीकली गोल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। आप, और एक बात और, ये सारा कुछ जो रिफाइनमेंट हो रहा है, थॉट प्रोसेस में हो रहा है, या जो कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, एक कॉपी अलग बना लीजिए आप, और उस कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप पर असर डालते हैं, जो इफेक्टिवनेस है, जो चीजें आप में परिवर्तन लाने के लिए काफी हैं, वो लाइनें, वो चीजें, वो फॉर्मूले, वो ट्रिक्स, उस कॉपी में आप प्लीज लिखते रहिए, जिससे ऐसा ना हो कि ये वीडियो देखा और उसका इंपैक्ट क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रहेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग इंपैक्ट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड बन जाएं आप, तो फिर ये जरूरी होगा कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप पेन डाउन करते रहिए, कहीं ना कहीं लिखते रहिए, और जब भी आपको समय मिले उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि जो चीजें आप नई सीखते जा रहे हो उसको आप अप्लाई कर पाओगे, और अगर एप्लीकेशन नहीं होगा तो फिर तो फायदा ही नहीं है, मजा ही नहीं आएगा। नोइंग इज नॉट डूइंग, नोइंग इज नॉट डूइंग, जानना अलग बात है और उसको अप्लाई करना अलग बात है। कामयाब लोग जितने भी हैं उससे कई गुना लोग होते हैं जो चीजों को जानते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो उसे अप्लाई नहीं करते। तो जानना अलग बात है, उसे अप्लाई करना अलग बात है। तो जानने के बाद आप अप्लाई करो, उसको रिफाइन करते रहो, उसको और अच्छा इंप्रूव करते जाओ। उसके लिए जरूरी है कि आप चीजों को नोट करते रहो और रिवाइज करते रहो। तो बच्चों, मंथली और वीकली गोल बनाना ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप मंथली गोल बना लो। जैसे आपको मालूम है कि 12 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो फिर मंथली आप अपना शेड्यूल अलग से बना लो, अपना टारगेट अलग से बना लो, ये मंथली गोल अपने अलग बना लो और उसको लिख लो। और लिखने के बाद मंथली गोल और वीकली गोल अब जहां आप रहते हो, जहां पर आपका ज्यादातर समय बीतता है, वो डिस्प्ले करो। जैसे आप अपने रूम में जब आप सो के उठते हो तो जब जिधर आप देखते हो जिस दीवार की तरफ, उस दीवार पे डिस्प्ले करो कि ये हमारा मंथली गोल है, ये हमारा वीकली गोल है। और वीकली गोल के लिए एक छोटा सा नोटिस बोर्ड बना लो, वो हर समय आपको वीकली गोल दिखता रहे। ये एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, इसको अप्लाई करो। जितनी जगह आप चारों तरफ देखोगे अपना मंथली गोल, जितना चारों तरफ आप अपने वीकली और मंथली गोल आप बार बार जिधर देखोगे, जहां आप ब्रश करते हो वहां भी चिपका के लगा लो। आप अपने मोबाइल फोन पर स्क्रीन सेवर लगा लो, आप अपने बैग में ऊपर चिपका लो, चारों तरफ, जिससे कि जिधर आपकी नजर पड़े आपको अपने मंथली गोल और आपके वीकली गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए। तो वो आपको बार बार दिखता रहे कि 1 महीने में मुझे ऑर्गेनिक पूरी खत्म करनी है, या ये 4 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं, या इन 4 चैप्टर के मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, या मैंने इन 3 चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं की थी ठीक से, ये 3 चैप्टर की प्रैक्टिस मुझे एनी हाउ कंप्लीट करनी है अदर देन द रनिंग सिलेबस। तो ये जो भी आपके वीकली और मंथली गोल्स हैं उनको प्लीज आप डिस्प्ले करो, और मल्टीपल जगह पर डिस्प्ले करो।
और ऐसी ऐसी जगह पर डिस्प्ले करना जिससे कि वो अलग से चमके, वो ब्लिंक करें, आपको चमकता हुआ अलग से दिखाई दे। ये नहीं कि जहां पर बहुत सारे पेपर चिपके हुए हैं वहां पर ये भी एक पेपर आपने ठूस दिया, तो उससे उसकी इफेक्टिवनेस नहीं होगी, कम हो जाएगी उसकी इफेक्टिव, दिखाई नहीं देगा आपको। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि फल नहीं बदलते हैं जब तक जड़ें ना बदली जाए, तो आपको जड़ें बदलनी पड़ेंगी अगर आपको फ्रूट्स डिफरेंट चाहिए, राइट। और जड़ें बदली हैं कि नहीं बदली हैं उसके लिए कोई फूलों वाला पौधा उखाड़ नहीं लेते कि देखेंगे जड़ें बदली कि नहीं बदली। तो ये नहीं करना है, विश्वास करना है। अगर आप अच्छी टेक्निक सीखते हो तो उसको अप्लाई करो और उस पर फेथ करो। किसी फूलों वाले पौधे को उखाड़ के देखते नहीं है कि देखें जड़ों में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये बात सच है कि अगर आपको डिफरेंट फ्रूट्स चाहिए तो फिर रूट्स पर काम करना होगा, पत्तियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको परिवर्तन लाना होगा अपने तौर तरीकों में। तो अगर हम मंथली और वीकली गोल्स बना के उनको डिस्प्ले कर लेंगे और ऐसी जगह डिस्प्ले करेंगे जहां बार बार वो हमें गोल्स दिखते रहेंगे, तो डेफिनेटली वो काम करेंगे। हो सकता है कि वो पहले हफ्ते या पहले महीने थोड़ा कम इफेक्टिव हो, लेकिन दूसरे हफ्ते पहले हफ्ते से ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर हम ठान लेंगे कि हम इस तरह का काम करेंगे और इससे माइलेज निकाल के रहेंगे। तो पहला बच्चों काम हो गया हमारा टाइम मैनेजमेंट का। पहला ध्यान क्या देना है, कौन सा एंगल हमने बात की है कि हमें गोल्स बनाने होंगे, टारगेट बनाने होंगे, और टारगेट्स में भी दो टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है, मंथली और वीकली टारगेट। इन दोनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वीकली टारगेट जो आप एक हफ्ते के लिए बना रहे हो। वीकली टारगेट इतना ज्यादा अहमियत क्यों दे रहा हूं मैं, इतना इंपॉर्टेंस वीकली टारगेट को क्यों दे रहा हूं बच्चों, समझाता हूं आपको। ज्यादातर हमने बच्चे देखे हैं बच्चों, यकीन मानो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट नहीं होते वो इंटेलिजेंट नहीं होते या अच्छे बच्चे नहीं होते। हमने बहुत सारे अच्छे बच्चे देखे हैं जो इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं होते। तो इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, सारी योग्यता रखने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम होती है, हमारी मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होती है, प्रिपरेशन के तरीके में प्रॉब्लम होती है, उस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी खामी रह जाती है कि हम सारी योग्यता रखने के बावजूद, पूरा कैलिबर रखने के बावजूद भी हम उस एक पैरामीटर पर सफल नहीं हो पाते। तो बच्चों, वीकली टारगेट को इतनी ज्यादा अहमियत देने का पर्पस मेरा ये है कि ज्यादातर बच्चे एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक एंड पर आकर, हो सकता है 1 महीने बाद, हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 3 महीने बाद। 3 महीने बाद तो लगभग सभी फंस जाते हैं क्या, और वो चक्रव्यूह का नाम है बैकलॉग। डेली बेसिस पर जो काम छूटता चलता है, कभी प्रैक्टिस छूट गई, प्रैक्टिस करनी चाहिए थी 250 क्वेश्चन की, करे हमने 50 क्वेश्चन, कुछ थ्योरी पढ़ना भूल गए, या कुछ कम समझ आया हमें दोबारा पढ़ना था वो छूट गया, मन में एक ब्लॉकेज है, एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन बनी हुई है ब्रेन में कि ये हमारा छूटा हुआ है। कुछ चैप्टर है जिसका हमने नोट्स तो पढ़ लिया, एनसीईआरटी दोबारा क्रॉस चेक नहीं की है। तो ये जो चीजें छूटती हुई चलती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा जो छूट रहा है वो प्रोक्रेस्टिनेशन में छूट रहा है, टाल मटोल में छूट रहा है, आलसी होने की वजह से छूट रहा है, व्हाटएवर इज द रीजन, अगर चीजें छूटती हुई चलती हैं तो ये बहुत बड़ा ट्रॉमा क्रिएट होता है। और यकीन मानो, आप कितना ही हंसने की कोशिश कर लो, कितना ही मुस्कुरा लो, लेकिन अगर आपको ये पता है ना कि इतनी सारी चीजें अभी छूटी हुई हैं, ये भी पूरा करना, वो पूरा करना, उस चैप्टर के भाई डाउट्स नहीं पूछे, उसके तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, इसमें हमने जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उतनी नहीं करी, तो ये जो चीजें, जितना बैकलॉग आप लेके चलोगे, वो आपके धीरे धीरे जो आपका ये जो बर्डन बढ़ेगा ना बैकलॉग का, वो आपकी स्पीड को कम करता चला जाएगा। धीरे 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 आप पर लोड बढ़ेगा तो डेफिनेटली गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा और आपका चलने का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और ये बैकलॉग बढ़ता 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 अंबार लग जाता है बैकलॉग का। तो बच्चों,
हम लोगों ने अभी आकाश कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, कोटा के कॉन्टेक्स्ट में, आकाश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने मंडे टू फ्राइडे तक का क्लासेस और सैटरडे का जो क्लासेस नहीं चलेंगी, सैटरडे हमने पूरी तरह रिजर्व कर दिया कि सैटरडे को पूरे हफ्ते में जो कुछ आपका छूट गया, जितना भी बैकलॉग है, प्लीज आप सैटरडे को वेस्ट ना करें। सैटरडे क्लासेस नहीं होंगी, केवल डाउट क्लास होगा। सारे टीचर सुबह से शाम तक आपको डाउट काउंटर पे मिलेंगे। आप बढ़िया से सैटरडे को आप रिजर्व कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे तक जितना भी बैकलॉग आपने पाइलअप कर लिया, इकट्ठा कर लिया, वो सब निपटाओ आप सैटरडे को बैठकर। और ये जितने 5 दिनों में पाप हुए हैं मंडे टू लेकर टू फ्राइडे तक, वो सारे पापों का प्रायश्चित करो आप कब? सैटरडे को। तो वीक में एक दिन इसीलिए ये प्लान किया गया सैटरडे को। और ये पता है, अगर ये ठीक तरह से आप डे 1 से इसका यूज करना शुरू कर दो कि अब मैं जितनी भी हमारी समस्याएं हैं हफ्ते भर की, उन सभी समस्याओं में जो भी हमारा टारगेट छूट गया, जो भी गोल हमारा अचीव नहीं हुआ, जो भी पेंडिंग टास्क है, वो सब मैं सैटरडे को पूरा करूंगा। हर मंडे एक फ्रेश बिगिनिंग होगी, हर मंडे एक फ्रेश बिगिनिंग होगी। ये अगर एक बात भी अगर दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं बच्चों, बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉफिट होने वाला है आपको। अगर आप अपने वीकली शेड्यूल बनाओ मंडे टू फ्राइडे तक का, और जो भी बैकलॉग बचे उस गोल में, वो सारा काम आप अपना कंप्लीट करो कब? सैटरडे को। इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था बच्चों किस पे? वीकली शेड्यूल पर। तो गोल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं समराइज कर दूं, ये हमारे टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट था कि गोल हम बना लें। ईयरली गोल आप बच्चों आपके सबके बने होते हैं। मेन है मंथली गोल और वीकली गोल बनाना, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है वीकली गोल बनाना। डेली गोल्स बनाने से मना इसलिए किया क्योंकि वो डेली बेसिस पर जो बनाते हो वो पूरा कर नहीं पाओगे। और जब कोई भी बार बार आप बनाया हुआ अचीव नहीं कर पाते, खुद ही आप बनाते हो और खुद ही उसको अचीव नहीं कर पाते, तो जब बार बार यही होगा ना आपके साथ, तो एक दिन आपका दिमाग खुद के बारे में ही ये मानने लगेगा कि आप किसी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। और जबकि ये गलत होगा, आप टारगेट ही गलत बना रहे थे। तो ये ब्रेन ये नहीं बोलेगा कि आप टारगेट ही गलत बना रहे थे, ब्रेन ये बोलेगा कि आप टारगेट अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, आप किसी भी दिन का टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो हम ऐसा टारगेट ही क्यों बनाए जो हम अचीव ना कर पाए? तो हमें खुद को एक रिलैक्सेशन भी तो देना है, खुद के मेंटल स्टेटस पर भी तो पैरेलल काम करना है, हमें अपने हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी तो पैरेलल काम करना है। तो फिर हम अपने ब्रेन को बहुत अच्छी स्टेट में कब बनाए रखेंगे? जब हम बहुत खुश रहेंगे। बहुत खुश हम तभी रह सकते हैं जब हमारा ब्रेन सिक्योर फील करे। और ब्रेन हमारा सिक्योर तब फील करता है जब वो निश्चिंत होता है, आश्वस्त होता है फ्यूचर को लेकर। और फ्यूचर को लेकर आश्वस्त होना, निश्चिंत होना, ये फीलिंग तो तभी आएगी जब रिक्वायर्ड टास्क, गोल्स आपके पूरे होते हुए चलेंगे टाइम टू टाइम। जो सेट कर रखा है आपने अचीव करने को, जो गोल्स आपने बना रखे हैं, अगर वो टाइम टू टाइम पूरे होते चलेंगे, भले वो छोटे से छोटा गोल क्यों ना हो, भले एक चैप्टर का हो कि भैया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के प्रैक्टिस कर लूंगा तभी मैं अगला चैप्टर उठाऊंगा, या तभी मैं खाना खाऊंगा। तो आप देखो, जब आप उस छोटे से चैप्टर के 100 क्वेश्चन कर लोगे या 50 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि चैप्टर ही छोटा है, तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कोई मोटिवेशनल वीडियो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। वो खुद एलन मस्क आ जाए तो भी नहीं। छोटे से छोटे आप अपने टारगेट को जब अचीव करने की आदत डाल लोगे तो आपका ब्रेन खुद ही आपको बार बार बोलने लग जाएगा कि आप अचीवर हो, आप जो भी टारगेट बनाते हो आप अचीव कर लेते हो। तो टारगेट बड़ा सोच समझ कर बनाएं। और डेली टारगेट हम इसीलिए सजेस्ट नहीं कर रहा मैं आपको बनाने को, क्योंकि डेली टारगेट हमें बहुत कठोर होते हैं। डेली टारगेट हमारे साथ विनम्रता से पेश नहीं आते, और हमारा खुद का हमारी नजरों में सम्मान कम होता है अगर हम अपने डेली टारगेट्स को अचीव नहीं करते, और अचीव ना करने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी डेली टारगेट्स में। तो हमें टारगेट से मतलब है, हमें बहुत मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, हमें हमारे टारगेट से मतलब है। और हमारा रिलैक्सेशन भी बना रहे, मेंटल स्टेटस
अच्छा रहे, हम खुश रहें, हमें रिलैक्सेशन मिले, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि आज अगर किसी भी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए तो हम उसको कल पूरा कर लेंगे, कल नहीं कर पाए तो परसों कर लेंगे, परसों नहीं कर पाए तो अगले दिन कर लेंगे। 6 दिन हुए हमारे पास, मंडे टू सैटरडे। तो इन 6 दिनों में डेफिनेटली, तो बजाय डेली टारगेट बनाने के हम वीकली गोल पर सबसे ज्यादा फोकस करें बच्चों। चलते हैं अगले वाले पॉइंट पर, और ये था बच्चों इंटेलिजेंस। टाइम मैनेजमेंट में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है। गोल सेट हो जाने के बाद ये एक चीज है जो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। इंटेलिजेंस का क्या रोल है? इंटेलिजेंस का रोल है प्लानिंग में, और प्लानिंग भी कैसी? प्रोडक्टिव और प्रोएक्टिव। कैसी प्लानिंग? प्रोएक्टिव प्लानिंग। टाइम मैनेजमेंट या टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, खुद का मैनेजमेंट में गोल बनाने के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटेलिजेंस कोशेंट हमारा, कि हम कितना ज्ञान रखते हैं, कितना हमें सुधरने की अभिलाषा कितनी ज्यादा है, इच्छा शक्ति कितनी ज्यादा है इंप्रूव करने की, और उसको हम कितना स्मार्टली अपना प्लान करते हैं, शेड्यूल कितना स्मार्टली बनाते हैं। तो ये जो प्लानिंग है, प्रोएक्टिव प्लानिंग। प्रोएक्टिव से, ये बहुत बड़ा टर्म है प्रोएक्टिव। बच्चों कहते हैं कि हर वो चीज अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो वो अपने आप प्लान हो जाएगी और उसको कोई और प्लान कर देगा। बच्चों ध्यान से सुनना, कोई भी चीज हो, अगर वो आपसे इत्तेफाक रखती है, एनीथिंग विच इज कंसर्न विद यू, अगर आप उस चीज को मैनेज नहीं करते, अगर आप उस चीज का ध्यान नहीं रखते, अगर आप उसको मैनेज नहीं करते, अगर आप उसके लिए सोचते नहीं हो, तो यकीन मानो वो उसको कोई ना कोई और उसका प्लानिंग कर देगा, और फिर वो प्लानिंग आपके लिए बेस्ट नहीं होगी। आप खुद सोचो, आपके फेवर में, सबसे ज्यादा फेवर में आपके लिए कौन प्लान कर सकता है? आप खुद या मैं खुद? मेरे फेवर में सबसे ज्यादा प्लान कौन करेगा? कौन कर सकता है सबसे ज्यादा फेवर वाली प्लानिंग मेरे लिए? मैं खुद। कहीं पर भी अगर आप प्लानिंग करने से चूक गए तो वो कोई और प्लान कर देगा, और फिर वो उतनी बढ़िया, उतनी शानदार, उतनी इफेक्टिव प्लानिंग नहीं होगी जितनी तब होती अगर आप करते। तो आप जब आप वीकली गोल बनाओ कि इस हफ्ते मुझे इतने चैप्टर्स की थ्योरी रिवाइज करनी है, ये वाले मुझे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, इन चैप्टर्स के मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने, ये वाले क्वेश्चंस मार्क किए थे मैंने, इसके मुझे डाउट्स पूछने। तो जो भी प्लानिंग आप कर रहे हो, प्लीज उसमें पूरा दिमाग लगाओ आप, और आप पूरा अपना इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पूरा यूज करो, हर नर्व का इस्तेमाल करो। जैसे एक एग्जांपल दे के मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि किस तरह से आप प्लान करो। जैसे मैं प्रोएक्टिव बोलता हूं कि आप प्रोएक्टिव प्लानिंग करो, मतलब हर चीज प्लान करो। कोई चीज अगर प्लानिंग से आपकी छूट गई तो वो आपका मिसमैनेजमेंट होगा, और ये माना जाएगा कि आपने इंटेलिजेंस वाला पॉइंट बखूबी यूज नहीं किया आपने टाइम मैनेजमेंट में। जैसे प्रोएक्टिव में एक दो एग्जांपल आपको समझाता हूं। प्रोएक्टिवनेस समझा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट है अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है रेंज ऑफ टॉलरेंस। बहुत सारी चीजें हैं, मैं दो चीजें समझाता हूं आपको
कि किस तरह से हम प्लानिंग करते समय टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने गोल्स को अचीव करने की जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, भले वो स्क्रिप्ट वीकली स्क्रिप्ट हो, वीकली जो हम गोल बना रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमने उसी को रखा है, कौन से गोल को? वीकली गोल को, जो हम एक हफ्ते के लिए अपना बनाते हैं। तो उसमें हम अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करें, पूरा दिमाग इस्तेमाल करें। मतलब हमारी जो प्लानिंग हो वो बच्चों कैसे ही हो? प्रोएक्टिव प्लानिंग हो। प्रोएक्टिव से मेरा मतलब क्या था कि हर चीज प्लान्ड हो, हर घटना प्लान्ड हो, हर दुर्घटना प्लान्ड हो, हर संभावना प्लान्ड हो, हर चीज प्लान्ड हो। जितनी जितनी ताकत है, जितनी नर्व्स हैं, जितना हम सोच सकते हैं, सब कुछ प्लान्ड हो, कोई एंगल छूट ना जाए। जब हम हर एंगल को कंसीडर करते हुए चलेंगे, तब भी आप देखना कि बहुत सारे एंगल छूट जाते हैं। तो प्रोएक्टिव हो हमारी प्लानिंग, इंटेलिजेंस पूरा उसमें यूज हो हमारा। उसके लिए 2 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं अभी, एक है अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट और दूसरा है रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो पहले बच्चों बात कर लेते हैं अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट की। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट बच्चों है क्या कि बहुत सारे काम ऐसे नहीं, जैसे फायर फाइटर्स होते हैं, आग ही बुझाते रहते हैं हर समय। मतलब हर समय उनके सर पे अर्जेंट टास्क ही लगे रहते हैं कि आज अगर ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। मतलब कि ये बहुत सारे काम उनके अर्जेंट वाली लिस्ट में, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग, या यूं कहें कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इन कामों में उलझे रहते हैं, और ये काम ऐसे हैं जिनको छोड़ा ही नहीं जा सकता, है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं डाउट काउंटर पे बैठा हुआ हूं, कोई बच्चा आ गया और बोलता है कि सर मुझे मॉड्यूल नहीं मिला। मैंने उनसे भी बोला नहीं मिला, उनसे भी बोला नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने बोला कि तुम स्टोर गए क्या? अब मैं उस समय ये नहीं बोल सकता ना, जब अगर वो ये बोले कि मैंने इनसे भी बोला नहीं मिला, उनसे भी नहीं बोला तब भी नहीं मिला। तो अब अगर मैं उसको ये बोलता हूं कि वहां चले जाओ, उनसे बात कर लो, तो ये बहुत ज्यादा, पता है, इफेक्टिवनेस नहीं होगी इस बात में मेरी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं बेल बजा के किसी को बुलाऊंगा और बोलूंगा कि इसको मॉड्यूल दिला के लाओ अभी, राइट, अभी लाओ, या फिर मैं खुद उसके साथ जाऊं और उसको मॉड्यूल दिलाऊं, तब मेरी इफेक्टिवनेस बचेगी, राइट। अब आप बताओ, उसमें 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, या आधा घंटा लग जाए, तो उस और वो मॉड्यूल लेने के बाद वो खुशी खुशी चला गया। उसी समय में, मान लो उसी समय में मैं कोई बढ़िया आधा घंटा बैठकर अपना शांति से प्लान कर सकता हूं कि यार टेस्ट के 15 मिनट कम करके ज्यादा इफेक्टिवनेस आ जाएगी। क्या 15 मिनट टेस्ट कम करा दूं, या मैं इनकी मेंटल एबिलिटी या इनकी एक्चुअल पोजीशनिंग क्या है उस पर कुछ एडिशनल काम करूं, या मैं कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे हर बच्चे तक मैं पहुंच सकूं, एक भी बच्चा मिस ना हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे डाउट काउंटर तक ला सकूं। तो इन चीजों पर सोचने के लिए मेरे पास समय ही नहीं रहेगा अगर मैं इस तरह के कामों में खुद को इंगेज रखूंगा। अच्छा, इस तरह के काम क्या हैं? अर्जेंट वाले काम क्या हैं कि आप इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर ये सर पे आ गए तो फिर ये आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन इनकी ये इस तरह से हैं, ये मतलब फ्यूचर में कुछ आपको देके नहीं जा रहे। ये इमीडिएट सेटिस्फैक्शन है, ये फायर फाइटिंग वाला काम है। अगर हम इनमें लग गए तो हम पूरा जीवन निपटा देंगे, इसी में लगे रहेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और दिन भर उलझे रहेंगे, और पता चला हम इन चीजों से कभी निकल भी नहीं पाएंगे। और एक बहुत बड़ी संभावना का रोज हम गला घोंट देंगे अगर हम इन्हीं कामों में खुद को उलझा के रखेंगे। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? और रातों रात आप इस मुसीबत से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि
बहुत सालों के पाप हो सकते हैं, या हो सकता है बहुत महीनों के पाप हों, ये इतनी जल्दी इससे निकल भी नहीं सकते कि हमारा ये भी कमजोर है, हमारा ये सब्जेक्ट भी कमजोर है, हमारा ये चैप्टर भी कमजोर है, हमारी ये हमने यहां पर प्रैक्टिस नहीं की, ये भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, वो भी मुसीबत, ये भी मुसीबत। मतलब कुल मिलाकर आपने अर्जेंट कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है, या बाय डिफॉल्ट वो लिस्ट बन गई है अर्जेंट कामों की। बच्चों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने इंपॉर्टेंट कामों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज अगर कोई काम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आज अगर हमने उस इंपॉर्टेंट काम को आज ही खत्म नहीं किया, तो यही इंपॉर्टेंट काम कल हमारे लिए अर्जेंट बनेगा और हमारी खोपड़ी पे बैठ के तांडव करेगा, और तब हमें कल के इंपॉर्टेंट काम छोड़कर इसे एज ए अर्जेंट वर्क मानते हुए कल हमें करना पड़ेगा, और हम इस भंवर से निकल नहीं पाएंगे। और इस भंवर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि यह आपको बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं ले जाएगी। आपको यहां शिफ्ट होना पड़ेगा। आपको जब आप गोल बनाते हो हफ्ते भर के कि इस वीक में हमें यह करना है, तो इंटेलिजेंट आप तब बोले जाओगे, या यूं कहें कि आपने अपनी सारी नर्व्स का इस्तेमाल कर लिया है, यह तब माना जाएगा जब आप डेली बेसिस के इंपॉर्टेंट कामों को हर हालत में करते हुए चलें। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। 1 घंटे की क्लास थी, 50 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, और 10 मिनट जो लास्ट के बचे थे लेक्चर के, उसमें कोई नया चैप्टर फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया, राइट? अब कोचिंग से घर पहुंचने के बाद अर्जेंट टास्क क्या है? वो चैप्टर की प्रैक्टिस करना जो टेस्ट में आने वाला है, और पता चला टेस्ट 1 हफ्ते बाद है, ठीक है? और इंपॉर्टेंट काम क्या है? उस चैप्टर की प्रैक्टिस करना जो आज ही खत्म हुआ है, क्योंकि आज ही बेस्ट टाइम है उस चैप्टर की प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जितना कुछ उस चैप्टर में पढ़ाया गया, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए, जितने फॉर्मूले पढ़ाए गए, वो सब फ्रेश हैं अभी हमारे ब्रेन में। अगर अभी हम प्रैक्टिस करना शुरू करें तो बहुत कम समय लगेगा, उस चैप्टर की प्रैक्टिस हम कंप्लीट कर लेंगे, और उससे जो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, उस कॉन्फिडेंस के दम पर हम अर्जेंट कामों को भी जल्दी जल्दी निपटा पाएंगे। लेकिन बच्चों, दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर ऐसी स्थिति आती है कि एक अर्जेंट चैप्टर है जिसकी आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, 1 हफ्ते बाद टेस्ट लगा हुआ है, वो अर्जेंट है, करना ही है, नहीं तो टेस्ट है, आप बिना प्रैक्टिस किए हुए टेस्ट में जा रहे हो, और बिना प्रैक्टिस के टेस्ट में जाने का मतलब आप जानते हो कि आपको 100% थ्योरी आती हो, और अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो तो आपके मार्क्स नहीं आने हैं, किसी गलतफहमी में नहीं रहना है, और बच्चे जानते हैं इस बात। इंपॉर्टेंट क्या है? भले ही उस चैप्टर का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, आने वाले टेस्ट में वो चैप्टर नहीं आ रहा है, फिर भी वो इंपॉर्टेंट है अगर आज ही, क्योंकि वो आज ही क्लास में खत्म हुआ है। तो आज ही अगर उस चैप्टर की हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसका मतलब हमने अपने सारी नर्व्स का इस्तेमाल नहीं किया, और इस अर्जेंट वाले भंवर से हम कभी निपट नहीं पाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये जो अर्जेंट वाला चैप्टर था जो अगले ही हफ्ते टेस्ट में आने वाला था, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि सीने पे पत्थर रखे बिना, आप बोल्ड डिसीजन लिए बिना, ये आप पैराडिम शिफ्ट नहीं कर सकते। इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में आपको जाना ही होगा, और इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में जाने का मतलब है बड़ी स्मार्टली ऐसे अर्जेंट कामों को रोक देना, मना कर देना, जिससे हमें शॉर्ट टर्म भले ही लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा माइलेज मिले। अब ऐसे अर्जेंट काम तो करने ही होंगे जिससे शॉर्ट टर्म भी लॉस है और लॉन्ग टर्म में भी लॉस है, और अर्जेंट है। अब जैसे अर्जेंट है, मान लो नीट का फॉर्म आ गया, राइट? नीट का फॉर्म की लास्ट डेट आज ही है, और आज ही
चैप्टर भी खत्म हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक ऐसा अर्जेंट काम आ गया, अब आप नहीं कराइए, क्योंकि नीट की डेट फॉर्म भरने की तो बहुत पहले होगी, आपने भरा ही नहीं वो फॉर्म, आप उसे टालते 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 आज ले आए हो, क्योंकि आज ही नीट का फॉर्म भरा जाना लास्ट डेट है। अब आप ऐसे अर्जेंट टास्क को तो छोड़ ही नहीं सकते। तो वहां पर आप, मैंने कहा ना, वहां इंटेलिजेंस आपको यूज करना पड़ेगा, अपनी नर्स आपको यूज करनी पड़ेगी। हर हालत में बच्चों आपको इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में 100% शिफ्ट हो जाना चाहेंगे, पूरी दम लगा देंगे, तब भी आपको कुछ ना कुछ अर्जेंट वाले टास्क आते ही रहेंगे। लेकिन पूरी बच्चों कोशिश करना कि हम इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में शिफ्ट हो, और वो तभी संभव है जब हम जो काम जब के लिए हमने प्लान कर रखा है तब हम वो काम कंप्लीट कर लें। हर इंपॉर्टेंट काम को हम समय देना शुरू करें, सही समय पर। टाल मटोल बहुत भारी पड़ेगी और नतीजा यह होगा कि धीरे 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 हमारे सारे काम अर्जेंट वाली लिस्ट में आते चले जाएंगे। और अर्जेंट वाले काम अगर हम फायर फाइटिंग ही करते रहे पूरे दिन, तो बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं होगा। जो बहुत बड़ा सपना है, जो ईयरली टारगेट है, वो फिर पूरा नहीं होगा अगर हम इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में नहीं आते। तो हमें बड़ी स्मार्टली इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में आना है। मतलब हमें जो इंपॉर्टेंट काम है, भले ही वो आज अर्जेंट नहीं है, तो हमें आज ही निपटाना पड़ेगा। हम उसको ये नहीं छोड़ सकते कि अभी लास्ट डेट 10 दिन बाद है या लास्ट डेट 20 दिन बाद है। इंपॉर्टेंट है तो अभी करो। और अगर हम हर इंपॉर्टेंट काम को आज ही करो, अभी करो, अगर इस तरह का एटीट्यूड हमने डेवलप कर लिया, तो बच्चों आप 90-95% आपके जो टास्क होंगे वो यहां वाले ब्लॉक में आ जाएंगे। और आप इंपॉर्टेंट काम अगर समय पर करने लग गए तो आप बड़ा फ्रीनेस अनुभव करोगे। आपको लगेगा कि आप बहुत फ्री हो, आप बहुत रिलैक्स हो, क्योंकि अर्जेंट काम नहीं आते हैं और अर्जेंट काम बहुत कम आते हैं। तो हमें इतना ज्यादा इंटेलिजेंस यूज करना है कि हमारे पास अर्जेंट कामों का अंबार ना लगे। और ऐसा बच्चों तभी हो सकता है जब हम इंपॉर्टेंट कामों को तुरंत करने की आदत डालें, भले ही वो अर्जेंट हो या ना हो। राइट? ये है प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच को समझाने के लिए एक पॉइंट बच्चों और डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? रेंज ऑफ टॉलरेंस। रेंज ऑफ टॉलरेंस, वैसे तो बच्चों ये इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो सेल्फोर्ड ने दिया था, उसी से मैंने इसको रिलेट किया है और आप इजीली समझ जाओगे इसको। आपको बच्चों पता होगा, देखो कि कोई भी फैक्टर आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया टेम्परेचर, इस एक्सेस पर हमने टेम्परेचर ले लिया, राइट? और ह्यूमन ले लिया। ह्यूमन आप जानते हो रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब आप समझते हो कि कंडीशंस के हिसाब से नहीं जीता। रेगुलेटर होने के नाते वो मैनेज करना जानता है, कंडीशंस को मैनेज करना जानता है। रोना नहीं रोता, या यूं नहीं होता कि -50 है तो बॉडी का भी -50 हो जाए, या बाहर का 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो बॉडी का भी 50 हो जाए। ऐसे अप्रोच को कन्फॉर्मेशन बोलते हैं, कन्फॉर्मर बोलते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो मैनेज करना जानते और मेंटेन करना जानते। जो मैनेज करना जानते हैं और अच्छी चीजों को मेंटेन करना जानते हैं, अपने बेस्ट को मेंटेन करना जानते हैं, वो रेगुलेटर्स हैं। राइट? तो देखो बच्चों, टेम्परेचर का एग्जांपल लेता हूं मैं। एक क्रिटिकल मिनिमम टेम्परेचर है, मान लो -35 है, और एक क्रिटिकल ले लो, मान लो 50 है, +50 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हो स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है ना? मतलब मैक्सिमम स्पीसीज आपको इस जोन में मिलेंगी। ये ऑप्टिमम रेंज है फैक्टर की, जहां पर आपको मैक्सिमम इंडिविजुअल्स मिलते हैं। ऑप्टिमम रेंज में पॉपुलेशन साइज आप देखो मैक्सिमम है,
बिलो दिस क्रिटिकल एंड बियॉन्ड दिस क्रिटिकल देयर इज नो लाइफ पॉसिबल, राइट? बिलो अ क्रिटिकल लिमिट and beyond a critical limit there is no life possible. Life exists only within the range, and this range is range of tolerance. जहां से जहां तक ऑर्गेनिज्म झेल सकता है, दिस इज रेंज ऑफ टॉलरेंस. इसको मैंने क्यों बताया? क्योंकि आप इजीली रिलेट कर लोगे इस चीज से. ना तो 35 से नीचे सर्वाइवल है, ना तो 50 से ऊपर सर्वाइवल है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक लिमिट से नीचे भी सर्वाइवल नहीं है, एक लिमिट से ज्यादा भी करे तो भी सर्वाइवल नहीं है. मतलब दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच में सर्वाइवल पॉसिबल है. और जहां से जहां तक सर्वाइवल पॉसिबल है, क्या बोलेंगे उसे? रेंज ऑफ टॉलरेंस. इसकी चर्चा यहां क्यों कर रहा हूं मैं? इसकी चर्चा यहां मैं इसलिए कर रहा हूं, आप भी अपनी रेंज ऑफ टॉलरेंस को पहचानो. रेंज ऑफ टॉलरेंस को आप भी रिकॉग्नाइज करो कि आप कंडीशंस को कहां से कहां तक झेल सकते हो. कंडीशंस को कहां से कहां तक झेल सकते हो. जिस लाड़ प्यार में आजकल बच्चे पल रहे हैं, वहां पर उनका रेंज ऑफ टॉलरेंस छोटा होता है. रेंज ऑफ टॉलरेंस छोटा होता है. आप मेहनत अपनी बढ़ाओ, और मेहनत बढ़ाने से बच्चों होगा क्या कि आप अपनी रेंज ऑफ टॉलरेंस धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओगे. ये रेंज ऑफ टॉलरेंस बढ़ाते चले जाओगे से मेरा मतलब है कि पहले आप सुबह 6 बजे सो के नहीं उठ पाते थे, राइट? या आप 2 बजे रात तक जगते रहते थे. धीरे 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 आपको हैबिट्स पर काम करना होगा. और जब आप अपनी हैबिट्स पर वर्क करोगे, उन हैबिट्स को इंप्रूव करने के लिए लगातार कोशिश करोगे, उन हैबिट्स को इंप्रूव करना शुरू करोगे धीरे धीरे, और इंप्रूव होता हुआ जब आप देखोगे तो उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उससे और इंप्रूवमेंट होगा. और जब और इंप्रूवमेंट होगा, यही है वो रेंज ऑफ टॉलरेंस. तो जैसे जैसे आप मेहनत करोगे, जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपनी हर अच्छी हैबिट को और डेवलप करोगे, आप अपनी बुरी हैबिट्स को रिकॉग्नाइज करोगे, लिखोगे और एक एक करके उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, तो आप क्या कर रहे हो? ये आप अपनी रेंज ऑफ टॉलरेंस को इंप्रूव कर रहे हो. और जितनी बड़ी करोगे आप अपनी रेंज ऑफ टॉलरेंस को, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, उतनी सफल मानी जाएगी वो स्पीसीज, उतनी एडवांस मानी जाएगी, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होता है जिस स्पीसीज की रेंज ऑफ टॉलरेंस जितनी ज्यादा होती है. तो आप अपने आप को जितना खींच सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पहले मच्छरदानी में मैं सो जाता था, छत पे सोते थे, तो रात में टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, कोई बात नहीं, वो पंखा आता था, पंखा डुलाते रहते थे, पसीना भी आता था, मच्छर भी काटते थे और सो जाते थे. लेकिन धीरे 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 जब अपनी नौकरी लगी, सैलरी मिलनी शुरू हुई, पैसे आए, तो एसी लगवाया. अब ऑफिस में भी एसी, कार में भी एसी, घर में भी एसी. अब एक रात भी हम बिना एसी के वहां उस 40 डिग्री में खटिया पर नहीं लेट के सो सकते, जहां मच्छर भी काटते रहे और पसीना भी रहे और हम सो जाएं. पूरी रात हम बैठ के बिता लेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी रेंज ऑफ टॉलरेंस जो बहुत अच्छी थी, उसको धीरे 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 कम कर दिया और बर्बाद कर लिया. ये अपनी स्टोरी बता रहा हूं. तो ज्यादा सुख सुविधाओं में क्या हुआ? हमारी रेंज ऑफ टॉलरेंस बहुत खराब हो गई. इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि आप अपनी प्लीज रेंज ऑफ टॉलरेंस को अभी आप इलेबोरेट करो, बढ़ाओ, जितना खींच सकते हो आप अपनी रेंज ऑफ टॉलरेंस को. जितनी बढ़िया काम कर लोगे आप अपनी रेंज ऑफ टॉलरेंस पर, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये मेरी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं, इनको मुझे
और इंप्रूव करना है, इसको और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है, और ये मेरी बुरी हैबिट्स हैं, एक एक करके मुझे इनका एलिमिनेशन चाहिए, मुझे नहीं देखनी ये डिमेरिट्स, उन पर काम करना होगा। तो जैसे जैसे आपकी जो अच्छी वाली चीजें हैं उनको जैसे जैसे आप नरिश करोगे, खुद ही आप अप्रिशिएट करो, और जो 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 बुरी हैबिट्स हैं वो उनको एलिमिनेट करने पर आप ही को काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इन दोनों एंगल पर काम करते चले जाओगे, आपकी रेंज ऑफ टॉलरेंस बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे ये रेंज ऑफ टॉलरेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंप्लीमेंटेशन बड़ा जबरदस्त होगा। क्योंकि गोल्स केवल बनाने से पूरे नहीं होते, गोल्स को जब हम लिखने के बाद हम अप्लाई करते हैं, नोइंग इज नॉट डूइंग, तो जब आप अप्लाई करोगे तब वो गोल्स पूरे होंगे। और वीकली गोल्स पर ही फोकस कर रहा हूं, वीकली गोल्स आप बना के उन और रेंज ऑफ टॉलरेंस पर पैरेलल आप प्लीज काम करते रहो। तो जैसे जैसे आपकी रेंज ऑफ टॉलरेंस बढ़ती चली जाएगी, आपके वो वीकली गोल्स बड़ी स्मूथली पूरे होते हुए चले जाएंगे। तो बच्चों, दो फैक्टर पर हमने बात कर ली है। एक फैक्टर पर बात हो गई टारगेट, उसमें बोला मैंने गोल्स बनाने को। दूसरे फैक्टर पर बात हो गई इंटेलिजेंस, हमें इंटेलिजेंस पूरा यूज करना पड़ेगा जब हम अपने गोल्स बनाते हैं। और बच्चों, तीसरी पॉइंट पर आते हैं। थर्ड बच्चों पॉइंट है, कोई नहीं छोड़ दो। थर्ड बच्चों पॉइंट था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एफिशिएंसी पर काम करना। किस पर काम करना? एफिशिएंसी पर काम करना, एफिशिएंसी पर वर्क करना। पहला क्या था? गोल्स सेट करना। गोल्स ईयरली, मंथली और वीकली। जब हम गोल्स बना लेते हैं और गोल्स बनाने के बाद हमने एक एक्शन प्लान बना लिया पूरे हफ्ते का, प्रायोरिटीज को हमने सेट कर लिया, और प्रायोरिटी सेट करने में दूसरा पॉइंट क्या याद रखना था? प्रोएक्टिव तरीका इस्तेमाल करना है, प्रोएक्टिव बने रहना, हर चीज को प्लान करना है, और प्लान करते समय सारा दिमाग इस्तेमाल करना है, तब बोला जाएगा कि प्रोएक्टिव प्लानिंग है। क्योंकि जो कुछ भी हमारी प्लानिंग से रह जाएगा, छूट जाएगा, वो चीजों को खराब करेगा, कोई और उसके लिए प्लानिंग कर देगा, एक्सटर्नल प्लानिंग हो जाएगी, फिर हमें वो करनी पड़ेगी, और कुल मिलाकर हमारी प्लानिंग को डेंट लगेगा। तो प्रोएक्टिव प्लानिंग हो। प्रोएक्टिव प्लानिंग का मतलब पूरा दिमाग लगाकर प्लान किया जाए, राइट? अब तीसरी बात आती, प्लान बन गया, हमने गोल्स बना लिए, हमने एक एक्शन प्लान बना लिया। अब तीसरी बात, और एक्शन प्लान कैसा बनाया हमने? प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ बनाया, पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हुए प्लान बनाया, राइट? तीसरी बात आती है, प्लान बनने के बाद उस प्लान में एफिशिएंसी है या नहीं है। तो हमें वो कुल्हाड़ी की धार को तेज करते रहना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा खुद को, कि अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगी। तो मैनेजमेंट में जो तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है ना, मैनेजमेंट वाला, थर्ड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट में क्या करना है? हमने जो एक्शन प्लान बनाया है उसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने का क्या मतलब है? उसको हमें इवैल्यूएशन करना है, उसकी एफिशिएंसी क्रॉस चेक करनी है, एफिशिएंसी निकालनी है कि वो एफिशिएंट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको उसके इंप्रूवमेंट पर काम करना होगा। तो बच्चों, ये 3-4 चीजें करनी पड़ेंगी हमें। पहला क्या था? टी फॉर टारगेट। टारगेट मतलब गोल्स बनाने थे, गोल्स बन गए, तो गोल्स बन गए, एक्शन प्लान बन गया, और एक्शन प्लान बनने में दूसरा पॉइंट क्या था? कि हमें पूरा दिमाग इस्तेमाल करना है, पूरा इंटेलिजेंस यूज करना है, प्रोएक्टिव प्लानिंग करनी है, हर चीज को प्लान करना है, हर संभावना, दुर्घटना, सबको मान के चलना है, सबको कंसीडर करते हुए प्लान बनाना है। और तीसरी बात है, जब हम उस प्लान को अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो प्लान कितना कारगर हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बैल की तरह मजदूरी किए जा रहे हैं, पूरा पूरा दिन मेहनत किए जा रहे हैं। तो वो चेक करना पड़ेगा आपको, अपनी जो आपने जो वर्किंग करी है, जो गोल्स आपने बनाए, जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है वीक पूरे हफ्ते भर की, उसकी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, और अगर एफिशिएंसी कम आ रही है तो बच्चों इंप्रूव करना पड़ेगा उसको। ये लगातार ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस काम के बिना हमारी स्क्रिप्ट जो हमने लिखी थी
पूरा दिमाग लगाया था, पूरा ज्ञान हमने लगाया था, तो उसका मजा नहीं आएगा, वो पूरा नहीं होगा, वो आधा अधूरा पूरा होगा। आपका पूरा जो इनहेरेंट पोटेंशियल है आपका, वो पूरा पूरा एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अगला हफ्ता पिछले हफ्ते जैसा ही गुजरेगा। आपका हर वीक और ज्यादा प्रोडक्टिव हो, हर पिछले हफ्ते से अगला हफ्ता प्रोडक्टिव हो, उसके लिए ये थर्ड वाला पॉइंट जरूरी है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है काम को एफिशिएंटली करवाना, उसकी एफिशिएंसी का हर वो फैक्टर चेक करना कि किस किस फैक्टर की वजह से हमारी टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे या डिजायर्ड सक्सेस नहीं आ रही। उन 7 दिनों की जितना मैंने प्लान किया था उसमें कमी क्यों आ रही है, तो एफिशिएंसी चेक करना। और एफिशिएंसी चेक करना, उसके लिए आपको इवैल्यूएशन करना होगा, उसके काम की पूरी एनालिसिस करनी होगी, और जहां जहां पर जो फैक्टर आपको लगे उसको लिखना पड़ेगा कि इस वजह से हमारी एफिशिएंसी खराब हुई। फॉर एग्जांपल, कल हमें 6 बजे उठना था प्लानिंग के हिसाब से, और मैं 7 बजे उठा, तो 1 घंटा गया ना। तो उस 1 घंटे में जो भी आपने शेड्यूल कर रखा होगा वो नहीं पूरा हुआ होगा, तो आपको देखना पड़ेगा, आप इवेल्युएट करो। तो जब आप इवेल्युएट करोगे तो अगले हफ्ते में जब जो टाइम पर उठना होगा उसी समय पर आप उठोगे, तो इंप्रूवमेंट अपने आप हो गया। तो थर्ड पॉइंट बच्चों था मैनेजमेंट। जब हम गोल सेट कर लें, जब हम एक एक्शन प्लान बना लें, जब हम पूरे हफ्ते के गोल्स लिख लें कि हमें क्या क्या करना है, अपनी प्रायोरिटीज को जब हम सेट कर लें, तो जब हम अप्लाई करें तो हम उसको इवेल्युएट जरूर करें, उसकी एनालिसिस जरूर करें, उसकी एफिशिएंसी जरूर चेक करें, और उसको इंप्रूव जरूर करते रहें, हमेशा इंप्रूव करते रहें, क्योंकि कभी परफेक्शन नहीं आएगा। आप ये मानकर चलो, कितना भी हम इंप्रूव कर लें वो परफेक्शन में नहीं आएगा। हमें हर बार कोई ना कोई एक लैक्यूना मिलता जाएगा, एक डिमेरिट मिलती जाएगी, जहां पर हमें उस लिमिटिंग फैक्टर पर काम करोगे तुरंत आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी और बढ़ेगी, राइट। अब आते हैं बच्चों चौथे पॉइंट पर जल्दी जल्दी से, और चौथा पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी बच्चों, एनर्जी के लिए एक रेफरेंस लेता हूं, चैप्टर बायोमोलिक्यूल। अगर आपको याद हो तो बायोमोलिक्यूल में मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करते हुए, या तो आप पढ़ चुके होंगे या आप पढ़ने वाले होंगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करते हुए एक इतना ब्यूटीफुल पैराग्राफ दिया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो उतना मैसेजफुल है। बच्चों को समझाने के लिए वो पैराग्राफ का बम्पर इस्तेमाल करता हूं मैं, मुझे बहुत पसंद है। क्या है वो, आप याद करो। कहा गया है कि इस नेचर में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी, उसकी कोई भी लिविंग सेल ले लो आप, उस लिविंग सेल में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी कोई भी सेल ले लो, और उस लिविंग सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, वो सभी केमिकल रिएक्शंस नेचुरली किधर मूव कर रही हैं, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, राइट। किधर जा रही हैं वो, इक्विलिब्रियम की तरफ। और देयर इज नो वर्क एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चों जानते हैं आप कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर कोई काम नहीं होता। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर सेल की सारी केमिकल रिएक्शंस किधर जा रही हैं, इक्विलिब्रियम की तरफ। या यूं कहें कि इस दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सभी जिंदा सेल्स किधर जा रही हैं, टुवर्ड्स नो वर्क, टुवर्ड्स नो वर्क। और तुम खुद सोचो, एक डॉक्टर आए, हमारी नब्ज पकड़े और बोले कि सॉरी, देयर इज नो वर्क इनसाइड, नो वर्क इज गोइंग ऑन इनसाइड, मतलब सॉरी, ही इज नो मोर। जब किसी भी लिविंग बॉडी में अंदर कोई काम नहीं हो रहा होगा तो डॉक्टर क्या डिक्लेयर करेगा, आप डॉक्टर बन जाओगे, क्या बोलोगे, यही कि गए ये, मर गए ये। इफ देयर इज नो वर्क इनसाइड मीन्स नॉन लिविंग।
इसका मतलब यह निकला कि इस दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी कोई भी लिविंग सेल हो, वो नेचुरली किधर मूव कर रही है? टुवर्ड्स डेथ, वाया नो वर्क, नो वर्क वाया इक्विलिब्रियम। अब यहां पर इंपॉर्टेंस आता है किसका? एनर्जी का। तो जब तक एनर्जी इन्वेस्ट करके, जब तक एनर्जी इन्वेस्ट करके बॉडी को उसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट, नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग बॉडी कहां जा रही है? इक्विलिब्रियम की तरफ, टुवर्ड्स नो वर्क, नो वर्क की तरफ। नो वर्क मींस डेथ की तरफ। नेचुरल टेंडेंसी, बॉडी किधर मूव कर रही है? डेथ की तरफ। एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना होगा, एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी और बॉडी को नेचुरल टेंडेंसी से खींच के यह एनर्जी कहां सेट कर देती है? नॉन इक्विलिब्रियम में। और जब तक नॉन इक्विलिब्रियम है तब तक काम चलता रहेगा, रिएक्शन चलती रहेगी। और जब तक रिएक्शन चलती रहेंगी तब तक काम चलता रहेगा। बॉडी इज लिविंग। तो लिविंग कब तक? जब तक नॉन इक्विलिब्रियम, काम चलता रहे। नॉन इक्विलिब्रियम, काम चलता रहे। नॉन इक्विलिब्रियम मींस रिएक्शन चलती रहे। और ये नेचुरल टेंडेंसी है क्या? जी नहीं। नेचुरल टेंडेंसी थी इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की, नो वर्क की तरफ जाने की, मौत की तरफ जाने की। एनर्जी जैसे ही लगी, जब तक ये एनर्जी लगती रहेगी, बॉडी इक्विलिब्रियम की तरफ ना जाके नॉन इक्विलिब्रियम की तरफ आएगी, मतलब काम की तरफ आएगी, मतलब लाइफ की तरफ आएगी। तो अगर लाइफ चाहिए तो काम चाहिए, काम चाहिए तो नॉन इक्विलिब्रियम चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम चाहिए तो एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसको बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से राइटर ने उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि लाइफ इज एन एफर्ट, कंटिन्यूअस एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। जीवन क्या है? एक प्रयास है। और जब तक यह प्रयास हम करते रहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम में ना गिरें, तब तक जीवन है। तो जीवन कब तक है? जब तक काम है। और काम कब तक है? जब तक काम चलता रहे, अंदर भी काम होता रहे। और यह नेचुरल नहीं है। कब तक हम इधर इस मोड पर बॉडी को रखेंगे कि वो जिंदा रहे? जब तक हम एनर्जी को इन्वेस्ट करते रहेंगे। बच्चों, ये रोल है एनर्जी का। तो एनर्जी जब तक हम इन्वेस्ट करते रहेंगे तब तक लाइफ रहेगी। तो कोई भी टास्क को, भले ही आज का हमारा टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट, हमने टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने गोल्स बना लिए। गोल्स बनाने के लिए हमने दिमाग की एक एक तंत्रिका का इस्तेमाल करके हमने एक एक्शन प्लान बनाया, एक स्क्रिप्ट बनाई बहुत सुंदर सी। हर चीज का हमने ध्यान रखा, पूरा इंटेलिजेंस हमने यूज कर लिया, पूरा प्रोएक्टिव होकर हमने पूरा प्रॉपरली प्लान किया, स्क्रिप्ट बनाई पूरे हफ्ते की। थर्ड, जब हमने उसको अप्लाई किया तो हमने पूरा उसको एनालाइज भी किया, हमने इवेल्युएट किया, हमने एफिशिएंसी चेक की, हमने उसको इंप्रूव भी किया। राइट? जितनी एनर्जी आप डालोगे इस पूरे प्रोसेस में, पॉइंट नंबर 1 में एनर्जी डालनी है, पॉइंट नंबर 2 में एनर्जी डालनी है, पॉइंट नंबर 3 में एनर्जी डालनी है। और एनर्जी आती नहीं है, एनर्जी डालनी होती है। अगर आप एनर्जी नहीं डालोगे तो वो प्रोसेस अपने नेचुरल टेंडेंसी की तरफ मूव कर जाएगा। और अभी हमने बात की थी कि प्रोसेस नेचुरली किधर जाता है। नेचुरल टेंडेंसी क्या है? किधर जाने की? इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की, नो वर्क की तरफ जाने की, डेथ की तरफ जाने की। यही एंट्रोपी है। नेचुरल टेंडेंसी यही है, नेचुरल रास्ता यही है, नेचुरल पाथवे वही है। एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। जिस काम में आप एनर्जी डाल दोगे वहां जान डाल दोगे। यही तो था उस पैराग्राफ में। एनर्जी डालनी होगी तीनों पॉइंट्स में, गोल्स बनाते समय भी, प्रोएक्टिव प्लान करते समय भी, और उसको अप्लाई करते समय भी। जब आप अप्लाई करोगे तो जब आप एनालाइज करोगे, जब उसको एफिशिएंसी चेक करोगे, जब इवेल्युएट करोगे और जब इंप्रूव करने का प्लान करोगे, तो उन तीनों कामों में आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो
जितना मुझे समझ है बच्चों, या जितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको 4th जनरेशन का टाइम मैनेजमेंट सिखा सकूं। 4th जनरेशन का टाइम मैनेजमेंट अगर आपको याद हो कि ये डेली पर्चा ले जाना कि क्या करना है आज शाम तक, जनरेशन 1 से बेहतर है। जनरेशन 2 से बेहतर है जिसमें हम डायरी और कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग को भी इंक्लूड करते हैं। आजकल जो चल रहा है कि हम काम कितना जरूरी है उसकी प्रायोरिटी को चेक करके प्रायोरिटी शेड्यूल करते हैं, ये आजकल का था 3rd जनरेशन। तो 4th जनरेशन की हमने बात की है जिसमें हम 1 2 3 वाला कोई भी बेनिफिट छूट ना जाए। 1 वाला बेनिफिट भी हमें मिले, हम दिन का भी सही इस्तेमाल कर सके। 2 वाला भी बेनिफिट मिले, हम फ्यूचर प्लान भी उसमें इंक्लूड कर सके। और 3rd वाला भी बेनिफिट मिले कि हम हर काम को न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की तरह हर काम को बराबर वेटेज ना दें, हम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डिफरेंस समझे, हम खुद को किस डोमेन में ले जाके सेट करें। इंपॉर्टेंट वाले डोमेन में हमारे पास अर्जेंट काम बहुत ही कम होने चाहिए, और अर्जेंट काम जितने कम होंगे उतना बढ़िया हमारी सुकून से हमारी लाइफ चलेगी और हमारे जो गोल्स हैं बड़ी स्मूथली पूरे होंगे। बच्चों जल्दी से बस एक बात और बोलना चाहता हूं कि एक 2 मिनट में एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक बाप बेटे की कहानी है। एक फादर अपने बेटे को बार बार बोलते थे कि बेटा मेरा काम टोपी बेचने का है, मेरे साथ चला करो। बेटा बोलता है कि पापा क्या करूंगा आपके साथ जाकर, मुझे मालूम है कि आप टोपी बेचते हो। तो पिताजी ने उसके खूब समझाने की कोशिश की कि बेटा ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो टोपी बेचने का काम। मैं टोपी बेचता हूं तो जब मैं जाता हूं ना रास्ते में टोपी की गठरी लेके, तो रास्ते में मुझे एक पेड़ मिलता है। तो बेटा बोला कि मैं जानता हूं पापा, कितनी बार अब ये स्टोरी सुना चुके हो कि रास्ते में एक पेड़ मिलता है, फिर आप गठरी सर के नीचे रख के सो जाते हो, फिर उस पेड़ पे बंदर रहते हैं, वो सारी गठरी की सारी टोपियां लेके ऊपर चले जाते हैं, फिर आप एक टोपी अपनी जेब में रख लेते हो, फिर बाद में जब आप सो के उठते हो तो देखते हो कि सारे उस पेड़ पर बंदर हैं, वो आपकी टोपी लगाए बैठे हैं। फिर आप अपनी वाली टोपी फेंक देते हो निकाल के, फिर वो सारे ऊपर वाले बंदर भी टोपी फेंक देते हैं। फिर आप वो सारी टोपियां इकट्ठी करते हो, गठरी बनाते हो और चले जाते हो, बेच के लौट आते हो। पापा ये स्टोरी मैं कई बार सुन चुका। पिताजी निराश कि बात तो सही है, स्टोरी तो यही है, और 20 बार ये स्टोरी मैं अपने बेटे को सुना चुका हूं। तो बेटा बोलता था पापा टेंशन ना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी आप मुझे कहोगे, जब भी ये टोपी बेचने की बारी आएगी, मैं बड़ी स्मूथली बेच लूंगा। एक दिन आया, बेटा बिल्कुल आश्वस्त था, कहानी का एक एक कॉर्नर एंगल वो सब जानता था। एक दिन आ गया, पापा उसके बीमार थे। पापा ने बोला कि बेटा टोपी तो आज अर्जेंट टास्क है, बेचना ही पड़ेगा, आप जाओ, सारी स्टोरी आपको पता है, स्मार्ट तो आप हो ही सही, जाओ ये टोपियां बेच आओ, सारी मैकेनिज्म आपको मालूम है। बेटा बड़ा कॉन्फिडेंट था, बेटा ले गया, टोपियों का गट्ठर सर पे लादा और चल दिया। उसे बहुत खुशी हुई सामने जब उसने देखा कि वही वाला पेड़ दिखा उसको। फिर जैसे ही उसको पेड़ दिखा, उसने गट्ठर में से एक टोपी निकाली, अपनी जेब में रख ली और जाके गठरी सर के नीचे रख के सो गया। जब सो के उठा तो वो बहुत बहुत प्रसन्न, जो उसने प्लान किया था, जो उसने सुना था, सब कुछ वैसा वैसा होता जा रहा है। उसने देखा कि उस पेड़ पे जितने बंदर थे सब टोपी लगाए बैठे। बेटा खुश था, सारा प्लानिंग से पूरी स्क्रिप्ट चल रही थी। बेटे ने अपनी टोपी उतारी, फेंक दी, और ये क्या, किसी भी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। अब बेटे को काटो तो खून नहीं, क्योंकि सारी ट्रेनिंग उसकी यही थी। कभी उसने ध्यान से अपने पापा से आगे की बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। अब उसे याद आने लगा कि यार पापा बार बार मुझे टोकते थे कि मेरी सुन तो लो, मेरी सुन तो लो, कभी तुम, और कभी मैंने ध्यान से सुना नहीं, और आज आ गई मुसीबत।
और ये साला बंदरों को कैसे पता लगा कि मैं बेटा हूं? क्योंकि हर बार पापा की टोपी तो फेंक देते थे वो, जब पापा अपने सर की फेंकते थे। बेटा बहुत टेंशन में, और बंदरों ने टोपी नहीं फेंकी। और ये वही बंदर हैं जो हर बार उसके पापा की टोपी जब पापा फेंकते थे तो बंदर भी फेंक देते थे। तो बच्चों, इस कहानी के थ्रू मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम लोग भी सीख ही रहे हैं। हर दिन कोशिश करते हैं, हर साल कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा और इंप्रूव करें, कुछ तो और इंप्रूव करें, कुछ नया सीखें, कुछ ऐसा क्या सीख लें जिससे कुछ और बच्चों की लाइफ का भला हो जाए, कुछ और अच्छी तरह से हम चीजों को अप्लाई करें और थोड़ा ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए हमारी बातें। हम कुछ और कंट्रीब्यूट कैसे करें, उसके लिए हम लोग लगातार लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं बच्चों। यकीन करो, जब तक आप खुद से ये इच्छा शक्ति डेवलप नहीं करोगे कि हमें इंप्रूव करना है, मेन पार्टी तो मैं हूं, जिस दिन आप ये फील करने लगोगे कि फर्स्ट पार्टी तो आप हो, सारे बढ़िया बढ़िया तरीके आपको नए नए और खुद इवॉल्व करने कि जल्दी कैसे याद हो, ज्यादा दिनों तक कैसे याद रहे, सही समय पर डेटा कैसे याद आए। बेटा, हम लोगों के करने से उतना बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत बेहतर, या यूं कहें कि आपको अगर अल्टीमेट सक्सेस चाहिए, अल्टीमेट रिजल्ट्स चाहिए, हर हफ्ता अगर पिछले हफ्ते से बेहतर चाहिए, तो ये बेहतर करने की, खुद को इंप्रूव करने की जो आग है वो आपको अपने अंदर जगानी पड़ेगी, तभी और अच्छा होगा। और कोई भी हफ्ता अगर निकल गया, कोई भी दिन अगर निकल गया, कोई भी घंटा अगर निकल गया, तो उस हफ्ते को, उस घंटे को, उस महीने को हमें दोबारा जीने का मौका नहीं मिलेगा, वो रिटेक नहीं होगा। और हर हफ्ते के, हर दिन के, हर घंटे के चैलेंजेस अलग होते हैं, उन चैलेंजेस के साथ आपको ही निपटना होता है। अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करो, इंप्रूव करने की आग को मेंटेन रखो, उस आग को बढ़ाते रहो, उसको जलाए रखो। और बच्चों, ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट किया अपने विजडम के अकॉर्डिंग। अगर आपको और जैसे जैसे अगर आपको और लगता है कि और कौन कौन से टॉपिक हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके बताते रहो। हम लोग प्रायोरिटी पर आपके टॉपिक्स को ले लेकर वीडियो बनाते रहेंगे। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर टॉपिक कवर हो और जल्दी से जल्दी कवर हो। थैंक यू बच्चों।